जय हिंद प्यारे साथियों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के तो पढ़ाई कर ही रहे होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपके साथ में यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 को ध्यान में रखते हुए हम आपके साथ में विजन आईएएस और दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने आज की क्लासेस में दृष्टि आईएएस का टेस्ट नंबर 17 आपके साथ में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट्स, इस टेस्ट नंबर 17 में हमने आपसे इसका एक पार्ट अब तक कवर कर लिया है और आज इसका पार्ट नंबर आपके साथ में हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। सेकंड और अंतिम पार्ट में हम जानेंगे कि इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये आपका एक फुल लाइन टेस्ट है बच्चे। कैसा टेस्ट है? ये एक फुल लाइन टेस्ट है आपका। अगर आप भी हमारे एजुकेशन बायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। समय न गवाते हुए सेशन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको विजुअल हो रहा होगा। क्वेश्चन था, हमने जो लास्ट क्लासेस में आपसे डिस्कस किया था, ये फुल लाइन टेस्ट सीरीज है बच्चे, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर था आपका 51। कितने नंबर का क्वेश्चन था बच्चे? 51 नंबर का क्वेश्चन था। ये उम्मीद करके चलते हैं कि आपको सारी चीज़ें विजुअल और ऑडिबल हो रही होंगी। बच्चे देखिए, क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन था आपका कि प्राचीन महाजनपदों का उत्तर से दक्षिण दिशा में सही क्रम कौन सा है। मतलब कि आपको बताना है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ आपको ये बताना है और इसके सीक्वेंस में आपको बताने का प्रयास करना है। कई बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर दिया था। जी हाँ, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चे। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है, अगर हम बात कर लें कुरु की अगर हम बात कर ले बच्चे, ये जो कुरु आज आपको दिखता है, ये कुरु आपको गंगा यमुना के दोआब वाले क्षेत्र में, मतलब कि आधुनिक आज जो मेरठ आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में, उसके पास में आपको है। मत्स्य ये राजस्थान का, जो आप जयपुर की बात करते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर आ जाएगा। मगध आज का पटना है। और अवंती अगर आप देखें, ये जो अवंती है बच्चे, ये अवंती आज मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा, जिसको उज्जैनी के नाम से जाना जाता था, आज उज्जैन के पास है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप देखोगे 52। होय शैल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। और यहाँ पर पूछा गया आपसे सिंधिया का सटीक वर्णन कौन सा करता है। आपको ये बताना है बच्चे, किसके बारे में पूछा आपसे? ये पूछा है कि जो आपके सिंधिया है ये किससे रिलेटेड है। तो देखिए ये हो जाएगा, एक प्रकार का स्थायी राजस्व व्यवस्था हुआ करती थी, जिसमें राज्य द्वारा निश्चित भू राजस्व वसूला जाता था। खासतौर पर आप देखोगे उस समय 1/6 और उसके साथ साथ 1/7 यहाँ पर जो कर राजस्व की व्यवस्था थी ये सुनिश्चित की जाती थी। तो होय साल के समय अगर आपसे पूछ ले कि सिंधिया शब्द किससे रिलेटेड है, तो बच्चे ये आपका राजस्व से रिलेटेड है, ठीक है, टैक्सेशन से रिलेटेड है आज की परिभाषा में कहें तो। इंग्लिश मीडियम के बच्चे वीडियो को पोस्ट करके इसका करेक्ट आंसर देंगे 51 नंबर एंड 52 नंबर। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 53। देखिए क्वेश्चन आपको विजुअल हो रहा है, क्वेश्चन को देखिएगा और वीडियो को पोस्ट करके इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन आपका सातवाहन काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं क्या? 2 स्टेटमेंट, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है कि सातवाहन शासक स्वयं को ब्राह्मण मानते थे, जो पारंपरिक ब्राह्मणवादी धारणा के विपरीत था कि केवल क्षत्रिय ही शासन करने का अधिकार रखते हैं। देखो बच्चे, यहाँ पर जो आपके पौराणिक जो परंपराओं के अनुसार अगर हम देखें तो जो सातवाहक जो आप दक्कन के भारत में सातवाहक सत्ता का संस्थापक इनको माना जाता, तो सातवाहनों का ये मानना था कि क्षत्रिय ही शासन के योग्य होते हैं, जबकि आप देखोगे अन्य नहीं है। तो ये वाली बात क्या हो जाएगी आपकी? सही हो जाएगी। वहीं दूसरे स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि सातवाहन अभिलेखों में अक्सर मातृवंशीय वंशावली का उल्लेख आपको देखने के लिए मिलेगा, जो धर्मशास्त्रों
में निर्धारित पितृसत्तात्मक मानदंडों से भिन्न है। मतलब कि यहाँ पर मात्र सत्तात्मक आपको चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। कई ऐसे राजा आपको मिलेंगे जो गोमती पुत्र सतकर्णी, जैसे एक शब्द आपने पढ़ा होगा गोमती पुत्र सतकर्णी वहाँ के शासक, तो उन्होंने माता के नाम को आगे लाने का प्रयास किया था। ठीक है, तो यहाँ पर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए मैंने आपको कई बार कहा है बच्चे कि आप षड दर्शन के बारे में देखो, जब आप समाज के बारे में पढ़ते हैं और एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि आर्ट एंड कल्चर, जी हाँ, आर्ट एंड कल्चर बच्चे आपको आवश्यक रूप से पढ़ना चाहिए, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में और आपको क्या पढ़ना चाहिए, इसमें आप देखोगे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और भारत का जो षड दर्शन है इसके बारे में आप आवश्यक रूप से पढ़ें, क्योंकि आप देखोगे कहीं ना कहीं यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो देखो जैनिज़्म से क्वेश्चन पूछा गया और पूछ रहे हैं क्या कि स्याद्वाद, मतलब कि आप देखोगे जो जैनिज़्म है इसमें शायद कोई शब्द कहता ना है कि शायद ऐसा हो सकता है, आप भी कई भाषा को यूज करते होंगे शायद ऐसा हो सकता है, बट मैं आपको बता दूं बच्चे कि शायद का मतलब होता है स्याद्वाद। ये जैनिज़्म की एक अवधारणा है, ठीक है, और इसका सटीक वर्णन क्या होता है, क्या है, यह खासतौर पर एक सिद्धांत है, यह क्या है, एक सिद्धांत है कि सभी कथन किसी विशेष दृष्टिकोण या फिर तरीके से सत्य हो सकते हैं। जी हाँ, ये बात एकदम आपकी सही हो जाएगी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखिए मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा था कि भारत के षड दर्शन के बारे में, और आपसे देखिए क्वेश्चन पूछ लिया गया है इन्होंने षड दर्शन पर। ये कह रहे हैं भारतीय दार्शनिक प्रणालियों और उनके संस्थापकों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे दर्शन हैं और उसके संस्थापक कौन से रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सांख्य दे के रखा है, योग, न्याय, वैशेषिक। देखो यहाँ पर है जैसे सांख्य, सांख्य के बारे में बात कर ले तो सांख्य आपको मिलते हैं कपिल, सही बात है, योग के पतंजलि, न्याय के गौतमी और वैशेषिक के क्रांत, तो ये आपके चारों सही हैं। लेकिन इसमें षड हैं, ठीक है, इसमें 7 हैं, आपको सातों के साथ याद होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे चारों इसमें सही हैं, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका एग्रीवोल्टिक फार्मिंग। अब देखो एक शब्द यहाँ पर पूछा गया बच्चे आपसे एग्रीवोल्टिक फार्मिंग के बारे में, तो बताइएगा इसके बारे में। देखिए ये कह रहे हैं कि यह कृषि और फोटोवोल्टिक्स विद्युत उत्पादन के लिए भूमि के एक साथ उपयोग को संदर्भित करता है, जिससे भूमि उपयोग की दक्षता बढ़ती है। मतलब कि होता क्या है कि इसमें जब एक फार्मर अपने एग्रीकल्चर, आप देखोगे लैंड में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करता है, तो वहाँ पर सोलर वोल्टेइक के माध्यम से जो वोल्ट फार्मिंग है, ठीक है, वोल्टेइक जो फार्मिंग है, इसमें क्या करेगा, सोलर एनर्जी को वो बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। वहीं अगर हम दूसरे स्टेटमेंट की बात कर लें, अगर हम बच्चे दूसरे स्टेटमेंट की बात कर लें, तो दूसरा स्टेटमेंट है आपका एग्रोवोल्टिक सिस्टम आंशिक छाया के माध्यम से वाष्पीकरण को कम करके शुष्क क्षेत्रों में फसल की पैदावार में सुधार कर सकती है। जी हाँ, ये दोनों बातें सही हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए बच्चे, ये आपसे पूछा गया जैव विविधता हॉटस्पॉट को टारगेट करते हुए, ठीक है, और ये बहुत चर्चाओं में रहा है, तो आपको जैव विविधता हॉटस्पॉट पता ही है। जैसे कि आप देखोगे ये भारत का आपको मैप दिख रहा होगा, ठीक है, एक ओवरव्यू हम इस तरीके से ही बना देते हैं। अब ये भारत का नक्शा है, अब इसमें भारत में आपको ये हॉटस्पॉट देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, ये हॉटस्पॉट आपको क्या है, देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो 4 हॉटस्पॉट हैं भारत में। अब देखो ये पहला स्टेटमेंट क्या है, किसी क्षेत्र की जैव विविधता, किसी क्षेत्र को जैव विविधता हॉटस्पॉट, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट बनने के लिए उसमें कम से कम 1500 प्रजातियां संवहनीय पौधे, मतलब कि एक तरीके से जो वस्कुलर प्लांट की स्थानिक एंडेमिक होनी चाहिए, और उनकी मूल प्राकृतिक वनस्पति का कम से कम कितना बच्चे 70% भाग नष्ट हो चुका हो, जो एंडेमिक हो। एंडेमिक मतलब कि उसी क्षेत्र में उसी स्थान पर देखने के लिए आपको मिलती हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। वहीं अगर दूसरे स्टेटमेंट की बात कर लें, दूसरे में कह रहे हैं कि सभी जैव विविधता हॉटस्पॉट उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों, देखो बच्चे क्या कहा है, यहाँ पर एक शब्द बोला है आपसे कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में स्थित हैं, क्योंकि यहाँ प्रजातियों की समृद्धता, जलवायु स्थिरता है। तो बेटा यहाँ पर देखो एक्सट्रीम वर्ड है सभी, ऐसा नहीं है कि सारे हॉटस्पॉट केवल इसी रीजन में, आपको इसके ऊपर भी 40 डिग्री के आसपास भी मिलेंगे, 45 डिग्री के आसपास भी मिलेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर आप देखोगे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, एलिमेंट मेथड लगा लोगे तो आंसर ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 और 3। तीसरा स्टेटमेंट सही है कि भारत विश्व में 4 जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट में सम्मिलित है, जिसमें से 2 की सीमाएं भारत के राष्ट्रीय से बाहर लगती हैं। बिल्कुल, जैसे सुंडा है, आप देखोगे नीचे तक जाता है और उसके साथ साथ म्यांमार तक जाता है, जो ठीक है बर्मा वाला है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा। ठीक है, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर है 58। कौन सा क्वेश्चन है? 58। तो 4 कौन कौन से हॉट स्पॉट हैं? पश्चिमी हिमालय और पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा और सुंडा निकोबार वाला जो क्षेत्र है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 58 नंबर। क्वेश्चन है आपका एराविली कुलम राष्ट्रीय उद्यान। देखो एरावी जो कुलम राष्ट्रीय उद्यान है बच्चे, इसके बारे में आपसे पूछा है। अब इस पर 3 स्टेटमेंट लेकर के आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे पहला, यह नीलगिरी तहर का प्राकृतिक आवास है जो एक स्थानीय और संकटाग्रस्त पर्वतीय पशुधारी प्रजाति है। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरे में कह रहे हैं कि उद्यान अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है। यहाँ पाई जाने वाली आप देखोगे 16 घास भूमि पारिस्थितिकी तंत्र कई स्थानिक फूलों वाले पौधों का समर्थन करता है और 12 वर्ष में एक बार खिलने वाला एक दुर्गम जो आपका नील कुरिंजी है वो भी यहाँ पर आपको शामिल है। तो यहाँ इन क्षेत्रों में आपने देखा होगा एक पुष्प खिलता है जिसको नील कुरिंजी के नाम से जाना जाता है। अगर बच्चे हम देखें जो दूसरा स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट आप देखोगे एरावी कुलम, पहले तो ये बताइएगा एरावी जो कुलम आपका नेशनल पार्क है, ठीक है, ये किस स्टेट में आपको मिलता है? नीलगिरी तहर वाले क्षेत्र में। तो स्वाभाविक है कि ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको खास तौर पर नीलगिरी वाले क्षेत्र में मिलेगा। अब ये पश्चिमी घाट, अब जरा समझना, ये जो आपका कहाँ पर मिलेगा? आपको पश्चिमी घाट में ये आपको मिलता है। और पश्चिमी घाट मतलब कि ये जो रीजन है यहाँ पे आपको मिलता है। केरल और कर्नाटक केरल, ये नीचे आ जाओगे जो केरल है और तमिलनाडु के रीजन में। ठीक है, यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है और नीलगिरी बायोस्फीयर का हिस्सा। देखो बच्चे, जो अन्नामलाई की पहाड़ियों में, यह नीलगिरी बायोस्फीयर का हिस्सा नहीं है, इसके बजाय ये मन्नार के अंतर्गत आता है। मतलब कि नीचे जो मन्नार वाला क्षेत्र है, ये जो आपका केरल और तमिलनाडु वाला, ठीक है, केरल और आप देखोगे तमिलनाडु का जो रीजन है वो इसके अंतर्गत आता है। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है बच्चे, ये आपका गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पर पहला और तीसरा सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इट। चलिए, इंग्लिश वाले विद्यार्थी वीडियो को पॉज करके इसका राइट आंसर आपको देना है। वीडियो को पॉज करें, आसानी से इसका करेक्ट आंसर दें। 53 का, ठीक है, उसके बाद 57, 54, 55 एंड 58 एंड 56। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आपका 59 नंबर। क्वेश्चन आपको विजिबल हो रहा है और देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है बच्चे कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकीय संदर्भ में गैप लिमिटेशन, अब देखो ये शब्द लगातार कंटिन्यूअसली चर्चाओं में रह रहा है। गैप लिमिटेशन ये होता क्या है कि एक स्पीसीज है, ठीक है, उस स्पीसीज जैसे मान लीजिए एक शिकारी है, ठीक है, क्या है कि एक शिकारी है। जैसे मैं कहूँ आपसे, मान लीजिए एक शेर है, ठीक है, इसको समझें, एक शेर और शेर का मुख आपने देखा होगा। तो शेर क्या इतना बड़ा, मतलब कि जितना उसका आकार है, क्या इतना बड़ा शिकार को वो एक साथ में खा जाता है? नहीं ना, जितना उसका मुंह खुलता है, ठीक है, जितना उसका मुंह खुलता है इतना ही वो आप देखोगे अपने शिकार को कंज्यूम कर पाता है, ठीक है। परंतु इस मामले में अब बात के रूप में जैसे आप देखोगे सांप है, ठीक है, अगर आप सांप की बात कर लें तो सांप का मुंह छोटा होता है, परंतु आपने देखो कितने बड़े आकार के वो आप देखोगे जीव जंतुओं को खा जाता है, निगल जाता है, ठीक है। तो ये उससे रिलेटेड है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यह शिकारी के मुख के भौतिक आकार द्वारा लगाए गए शिकार के आकार की सीमा को दर्शाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक करेक्टर्स आपको देके रखा है, मतलब कि किसी विशेष स्थिति के बारे में आपके समक्ष एक व्याख्या की गई है और उसी व्याख्या पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। यह क्षेत्र विभिन्न जैव भौगोलिक क्षेत्रों के बीच एक संक्रमण क्षेत्र है जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है। यह भारत के उत्तर पूर्व में तुरा श्रेणी, मतलब कि समझ पा रहे हैं कि नहीं, तुरा श्रेणी में स्थित है।
यह क्षेत्र भारत की एकमात्र बानर प्रजाति मतलब कि आप देखोगे हुलोंग गिब्बन की आबादी के लिए जाना जाता है। यहाँ दुर्लभ खासतौर पर आप देखोगे आर्किड और औषधीय पौधे भी पाए जाते हैं। ठीक, यह क्षेत्र घने उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय वनों से युक्त है जो कार्बन अवशोषण की उच्च क्षमता रखते हैं। चलिए देखिए अब किसके बारे में कह रहे हैं, यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व आपको देखे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व उपयुक्त विवरण के अनुसार सबसे उपयुक्त रूप से वर्णित किया गया है। अब 4 ऑप्शंस आपको देखे रखे हैं, बताइएगा किसके बारे में। ठीक है, देखो जब आप गिब्बन की बात करते हैं, जब आप गिब्बन की बात करते हैं बच्चे, ठीक है, जब आप गिब्बन की बात करते हैं तो ये आपको देखो जैसे डिब्रू शिखोबा अगर आप देखिए तो कहाँ पर मिलेगा, ये तो असम में मिलेगा। वहीं दिहांग दिवांग कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा, एपी। मानस ये भी असम में आपको मिलेगा। लेकिन नोकरेक की अगर हम बात कर ले बच्चे, ये आपको मेघालय में देखने के लिए मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा, एमजी बोले तो मेघालय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 61 नंबर का क्वेश्चन है, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर। ये कह रहे हैं आपसे कि भारत में हाथी रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बच्चे देखो हाथी अगर हम देखें, भारत में जो सबसे ज़्यादा हाथी है वो साउथ इंडिया में आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब उसी पर क्वेश्चन आपका है, भारत में हाथी रिजर्व को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित क्षेत्रों के रूप में नामित किया जाता है, तो ये बात सही है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है कि लैमूर हाथी रिजर्व छत्तीसगढ़ में स्थित है। देखो अभी चर्चाओं में ये रहा था, ये जो हाथी रिजर्व है लैमूर जो है ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा झारखंड से होते हुए यहाँ से ये पलायन करते हैं, तो छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। भारत में पहला हाथी रिजर्व तमिलनाडु राज्य में स्थापित। देखो पहला जैसे एक शब्द है पहला, ठीक है, तो ऐसे में जैसे पहला है, दूसरा है, सबसे अधिक है, तो ऐसे में कई आपने देखे होंगे यहाँ पर आंसर गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका तीसरा स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि पहला जो रिजर्व तमिलनाडु में नहीं था, वर्ष 1992 में सबसे पहले सिंघभू हाथी रिजर्व बनाया गया था जो झारखंड राज्य में था। कहाँ पर था, जेएच बोले तो झारखंड में था। तो यहाँ पर कितने सही पूछा है आपसे, ठीक है, तो कितने सही हैं आप देखोगे, सॉरी ये पहला स्टेटमेंट गलत है। भारत में हाथी रिजर्व वन संरक्षण अधिनियम, देखो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत नामित किया जाता है। ये खास तौर पर वन्यजीव संरक्षण इसके तहत नहीं आता है, बल्कि इसको प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत रखा गया है। ठीक है, क्या इसके तहत रखा गया, प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट एलिफेंट था बच्चे आपका 1992 का, उसके तहत था, ये इसके तहत नहीं है। तो इसमें केवल दूसरा स्टेटमेंट ठीक है, पहला गलत है, तीसरा गलत है, तो केवल एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाथी मेरा साथी आपने मूवी देखी होगी, वो उसी के लिए इसको टारगेट करते हुए बनाई गई थी। क्वेश्चन देखिएगा 62, निम्नलिखित पादपों पर विचार, देखो पादप प्रजातियों पर विचार आपको करना है। यहाँ पर पूछा गया है कि शाक वक्षी के प्रति रासायनिक अथवा रूपात्मक सुरक्षा प्रदर्शन करता है। अब इस पे आपको बताना है, 62 का करेक्ट आंसर देना है। बताइए, जैसे एकेसिया, कैलोटोपिक्स, निकोटियाना जिसको टेवलेकम तंबाकू का पौधा, और अफीम पोस्ता। तो देखो बच्चे ये सभी क्या है, शाक भक्षण के प्रति रासायनिक और रूपात्मक खासतौर पर सुरक्षा प्रदर्शित करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3 4। ठीक है, रूपात्मक मतलब कि बचाव, जैसे नॉर्थ और स्पाइनस ऐसे रासायनिक आप देखोगे बचाव जो विषाक्त निवारक और पहचान अवरोधक के रूप में भी इनको जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 63 नंबर, बताइए बच्चे। मैं इतने पानी भी लेता हूँ, आप बताएं इसका करेक्ट आंसर। बताइएगा। देखिए यहाँ पर पूछा गया आपसे क्वेश्चन मोनोट्रेम के बारे में, एक शब्द दे दिया आपको मोनोट्रेम, ठीक है, अब उसी पर क्वेश्चन बना दिया। मोनोट्रेम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी जीवित मोनोट्रेम केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में पाए जाते हैं। दूसरे में कह रहे हैं कि एकिडाना
अंडे देते हैं और मादा अपनी पेट पर बने थैली में उन्हें तब तक रखते हैं जब तक वे हैच न हो जाएं। प्लेटिप्स के नर विष उत्पन्न करते हैं जो उनकी रक्षा प्राणी के रूप में कार्य करता है। अब बच्चे यहाँ पर आप देखोगे ये ऑप्शंस आपको देखे रखे हैं, ठीक है। ये मोनो जो आपके ट्रेम होते हैं, खासतौर पर जिसको हम कंगारू कहते हैं, तो खासतौर पर ये कहाँ मिलेंगे? न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी ठीक है और तीसरा भी ठीक है, ठीक है। तो तीनों बातें क्या हैं आपकी करेक्ट हो जाएंगी, मतलब कि इसका जो राइट आंसर होगा बच्चे ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपने जब इकोलॉजी एनवायरनमेंट पढ़ा होगा, ये जो क्वेश्चन है 64 नंबर, तो आपने रोटरडैम कन्वेंशन के बारे में भी पढ़ा होगा, ठीक है। रोटरडैम कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर बच्चे आपको क्या है, 3 स्टेटमेंट देके रखे हैं। रोटरडैम कन्वेंशन कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1998 में और इसको अपनाया गया, लागू किया गया था 2004 में, ठीक है। बहुपक्षीय पर्यावरण से जुड़ा हुआ था, बहुत खतरनाक रसायनों, कीटनाशक जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित था, बिल्कुल सही बात है। यह पक्षकारों के बीच में साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए पूर्व सूचित जो आपकी PIC की प्रक्रिया पर आधारित था, ये भी बात ठीक है। कन्वेंशन को फाओ मतलब कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाता है। तो बच्चे आप देखोगे ये फाओ और UNEP के द्वारा इसको शुरू किया गया। यहाँ पर विकासशील देशों और संक्रमण की अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों को रसायनों के आयात के बारे में सूचित निर्णय लेने का अधिकार देता है और गंभीर स्वास्थ्य और पर्यावरण जोखिम उत्पन्न आप देखोगे कर सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पर क्या करता है, डायरेक्शन आपको देने का प्रयास करता है उन कंट्रीज़ को। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश वाले विद्यार्थी वीडियो को पोस्ट करके आपको इसका करेक्ट आंसर देना है, ठीक है। इसका राइट आंसर दें 59, 62, एक साथ वीडियो को पोस्ट करें, 2 आंसर आप निकालें 60, 63, 61 एंड 64। वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहें। कई बच्चों के कल की जो क्लास मैंने ली थी लाइव क्लास, उसमें डिस्कशन मैं आपको बीच बीच में लेता रहूँगा और यदि आपका कोई भी क्वेश्चन होगा बच्चे, ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं। आप कमेंट्स में देखिए आप क्या करेंगे बच्चे, मैं आपको एक और बात बता दूं क्योंकि मेरे थोड़ा यहाँ पर नेट का इशू रहता है, ठीक है। तो जैसे आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो मैं आपके, ठीक है, जैसे 8 दिन में जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे तो मैं उनको नोट डाउन कर लूँगा और उन पर मैं एक आपका 5-10 मिनट का वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो आपके अगर कोई भी डाउट है बच्चे तो आप कमेंट्स बॉक्स में आवश्यक रूप से अपने डाउट्स को लिखें, ठीक है, और आंसर भी करेक्ट देना चाहिए, ठीक है। देखो वीडियो पसंद आता है ना तो लाइक भी करते रहना। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पशु शरीर विज्ञान एनिमल आप देखोगे फिजियोलॉजी के संदर्भ में, मतलब कि इसके पूछा गया है एस्टिवेशन शब्द के बारे में, ठीक है। अब एस्टिवेशन शब्द को लेकर के ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो किससे रिलेटेड है? ठीक है बच्चे, एस्टिवेशन जो शब्द होता है ये एक निर्जलीकरण को रोकने के लिए उच्च तापमान और शुष्क अवधि के दौरान जानवरों द्वारा दर्ज की गई कम चयापान जो गतिविधि होती है उसके बारे में ये बात करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी संरक्षण रणनीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सी है पारिस्थितिकी जो आपकी संरक्षण नीतियां हैं, कौन कौन सी हैं, ठीक है, किसको अपनाया गया उस पर लेकर के बात पूछ रहे हैं। जैसे फ्लैगशिप प्रजातियां कौन सी होती हैं? फ्लैगशिप प्रजातियों को मुख्य रूप से पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को विनियमित करने के लिए उनकी पारिस्थितिकी प्रभुत्व के लिए चुना जाता है। दूसरे में कह रहे हैं कीस्टोन प्रजातियां पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और कार्यप्रणाली बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और उनके अभाव में पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंच सकता है। इंडिकेटर जो प्रजातियों का उपयोग पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए किया जाता है क्योंकि उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति से पर्यावरण परिस्थितियों पर प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा सही है, तो वीडियो को पोस्ट करके इसका राइट आंसर दें। देखिए पहला जो स्टेटमेंट है बच्चे, पहला स्टेटमेंट आपका सरासर गलत है। ये कह रहे हैं कि फ्लैगशिप प्रजातियों को मुख्य रूप से पूरे पारिस्थितिकी तंत्र विनियमित करने के लिए उनके पारिस्थितिकी प्रभुत्व के चुना जाता है।
आपको बता दें कि फ्लैगशिप प्रजातियां उनके पारिस्थितिक प्रभुत्व के लिए नहीं बल्कि संरक्षण प्रयासों के क्रम में जागरूकता और सार्वजनिक समर्थन बढ़ाने के लिए उन्नति दक्षता के लिए चुना जाता है। ठीक है, जैसे कि संवेदनशील क्षेत्र हो या सांस्कृतिक महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, जैसे भारतीय बाघ है, जायड पांडा है, और उनके संरक्षण में व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन मिलता है। तो पहला गलत है, दूसरा तीसरा एकदम सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक गलत है आपका, और जहां एक है वो इसका आंसर नहीं होगा, मतलब कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा। ये कह रहे हैं कि भारत में एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल मतलब कि ELS कपास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर आपसे 3 स्टेटमेंट पूछे गए हैं, और देखो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं आपसे कि ELS कपास मुख्य रूप से गाशियापिन मतलब कि हिरसूटम किस्म से प्राप्त होती है, तो ये गलत है। भारतीय किसानों द्वारा ELS कपास को कम अपनाने का मुख्य कारण है कि प्रति हेक्टर कम उपज का होना, सही बात है। ELS कपास जो आपकी दक्षिण अमेरिका की स्थानिक है, ये बात सही है। इस बार भारत सरकार ने भी कपास को टारगेट करते हुए आपका जो बजट रहा है उस पर आप देखोगे जो 2025 का बजट रहा है 25-26 का, उसमें भी इसकी चर्चा उन्होंने की है। तो ये कपास की फसल को लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा बच्चे, तो इसको एक बार आवश्यक रूप से अपने स्तर पर भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। और कपास की खेती की उत्पादकता में स्थिरता को बढ़ाने के लिए 5 वर्ष में मिशन की घोषणा भी की है। ठीक है, भारत सरकार ने, तो ये 2025-26 के बजट में था। तो यहाँ पर पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है। अब देखो यहाँ पर क्या पूछा आपसे, कौन सा सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला तो गलत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो रहा है, बताइएगा। अमेरिका भारत 123 असैन्य परमाणु समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 स्टेटमेंट है। पहला, यह समझौता भारत को परमाणु अप्रसार संधि मतलब कि NPT पर हस्ताक्षर न करने के बावजूद परमाणु ईंधन और प्रौद्योगिकी तक पहुंच प्रदान करता है, बात एकदम सही है। इस समझौते के तहत भारत अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के सुरक्षा उपायों के तहत अपने नागरिकों तथा सैन्य परमाणु इकाइयों को अलग करने पर सहमत हो गया है, तो ये बात भी सही है। तो कौन सा सही पूछा है, तो आपको होगा इसमें दोनों बातें सही हैं। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप की जैसे ही सरकार बनी है तो हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच में एक परमाणु रिएक्टरों के निर्माण की एक योजना को बढ़ावा देते हुए, ठीक है, जिसको अमेरिका भारत 1, 2, 3 असैन्य परमाणु समझौते को बढ़ावा देने के बाद आप देखोगे प्रतिबद्धता को दोहराया गया। तो इसको एक बार आवश्यक रूप से देखें। ठीक है, इसका PDF और ये जो ठीक है टेस्ट के बाद में जैसे ये क्लास कंप्लीट होगी आपको प्रोवाइड टेलीग्राम पर करवा दिया जाएगा। एजुकेशन बायर सिविल सर्विस के नाम की ID है। ठीक है, आप वहाँ पर विजिट करके वहाँ से अपना इसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखिए क्वेश्चन आपका है 69 नंबर, बताइएगा। निम्नलिखित मिशनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर आपसे कितने सौर मिशन है बच्चे, क्या पूछा है आपसे, कितने सौर मिशन है। देखिए पहला स्टेटमेंट की अगर हम बात कर लें, ये कह रहे हैं कि आपका प्रोबा 3, पुंछ और आपका तियानवेन-1, बताइएगा। देखिए तियानवेन-1 जो है ये खासतौर पर चीन का मिशन है जिसका उद्देश्य मंगल ग्रह की सतह पर अध्ययन करना है। और जो प्रोब 3 है ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी मिशन है जो उपग्रह के रूप में सूर्य के कोरोना का अध्ययन करेगा। और पुंछ खासतौर पर एक पोलरीमेट्री 2 यूनिफाइड्स और कोरोना जो हेलियोस्फीयर नासा का एक मिशन है जिसका उद्देश्य है सूर्य की बाहरी जो वातावरण उसकी इमेजिंग करना। ठीक है, तो इसमें कितने जो सौर मिशन हैं अगर आपसे ये पूछा जाए तो सौर मिशन खासतौर पर आप देखोगे 2 हैं, एक पहला, दूसरा। तीसरा इसमें गलत है क्योंकि ये जो आपका तियानवेन-1 है ये आपका मंगल ग्रह से संबंधित है। किससे है, मंगल ग्रह से संबंधित है। तो यहाँ पर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका 70 नंबर। डेटा लोकलाइजेशन पर अक्सर निम्नलिखित में से चर्चा की जाती है। अभी देखो चर्चाओं में ये रहा भी था डेटा लोकलाइजेशन, बताइएगा। देखिए ये खासतौर पर क्या है कि ये एक अनिवार्य करना है कि किसी देश के निवासियों के व्यक्तिगत डेटा को उस देश के अंदर ही
संसाधित और संग्रहित किए जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इंग्लिश वाले विद्यार्थी वीडियो को पोस्ट करके इसका करेक्ट आंसर देंगे। 65 नंबर का करेक्ट आंसर दें और 68 का दें, 66 का, 69 का एंड 67 और 70 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपने सिंधु नदी जो जल समझौता है उसके बारे में आवश्यक रूप से पढ़ा होगा, उस पर ही ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है। सिंधु जो आपका जल समझौता है, ठीक है, अब उस पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से आपका निकलेगा, ठीक है। देखो पहला स्टेटमेंट है कि यह संधि जो खासतौर पर भारत को सिंधु, झेलम, चिनाब नदियों के जल तक पूर्ण पहुँच प्रदान करता है। देखो जरा समझना, यहाँ पर क्या है, आपकी 6 नदियाँ हैं। ये क्या है, आपकी 6 नदियाँ हैं। एक है आपकी सिंधु, ठीक है, इसको इंडस कहते हैं। फिर उसके बाद में आप देखोगे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। जो रावी, ब्यास, सतलुज है ये इंडिया में है। इस पर इंडिया का कितना है बच्चे, 80% आप देखोगे इस पे है। और इन तीनों पर आप देखोगे 80% जो भाग है वो आपका पाकिस्तान का है। 20% दोनों आप देखोगे एक दूसरे का यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं झेलम और चिनाब, जरा समझना, हमें कौन सी है, रावी और व्यास पर है। रावी, व्यास, सतलुज पर हमारा पूर्णतः, ठीक है, जो जल तक पूर्ण पहुँच के प्रदान करता है। तो पहला जो स्टेटमेंट है बच्चे आप देखोगे ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पहला आपका गलत है। तो जब पहला गलत है देखिए आंसर निकलेगा कि नहीं, पहला गलत है ना, तो आंसर सी नहीं होगा, आंसर डी नहीं होगा। अब या तो आंसर ए होगा या फिर आंसर बी होगा, ठीक है। देखो दूसरा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जल का समापन वितरण सुनिश्चित करने के लिए 1960 में हस्ताक्षर हुए थे। और ये खास तौर पर आप देखोगे वर्ल्ड बैंक ने इसको जो संधि है, ठीक है, इसको करवाया था। संधि के तहत किशनगंगा और आप देखोगे रतले पन बिजली परियोजनाओं पर विवाद केंद्रित खास तौर पर रहा है। जी हाँ, ये बात सही है। और भारत झेलम की सहायक नदी किशनगंगा परियोजना और चेनाब नदी जिस पर रतले परियोजना का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तीनों यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 72। WTO और संयुक्त राज्य अमेरिका के संगठन में सदस्यता वापसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब WHO है, सॉरी WTO नहीं है, WHO। अब इस पर संयुक्त राज्य अमेरिका के संगठन की अभी वापसी है, तो इसको लेकर के कई ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, कई ऐसे सवाल उठ रहे हैं लगातार, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा जानिएगा। देखिए पहला स्टेटमेंट है कि WHO के, इसको बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये वैश्विक स्तर पर जितनी महामारी हो रही है बच्चे उनका क्या करता है, विश्लेषण करता है। समय समय पर आप देखोगे कुछ सूचनाएं देशों के साथ में भी साझा करता है। तो ये कह रहे हैं आपसे WHO के संविधान में सदस्य देशों को किसी भी समय सदस्यता वापस की अनुमति देने का प्राप्त है। देखो यहाँ पर है किसी भी समय, एनीथिंग एवरीथिंग, मतलब कि ऐसा नहीं है, ठीक है। अमेरिकी सदस्यता वापसी प्रक्रिया के लिए 1 वर्ष के नोटिस और वर्तमान वित्त दायित्व को भुगतान की आवश्यकता होती है। निकलो, अरे इसमें आ गई तुम अब क्लास में। चलिए स्टूडेंट, चलिए कोई नहीं। यहाँ पर देखिएगा जो दूसरा स्टेटमेंट है, अगर आप देखें दूसरा स्टेटमेंट है आपका ये सही हो जाएगा, परंतु तीसरा स्टेटमेंट है कि भारत, देखो वर्ष 2023 में चीन अमेरिका के बाद WHO में दूसरा सबसे बड़ा सैन्य योगदान करता था, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट ये बच्चे, यहाँ पर आप देखोगे तीसरा और पहला गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 73। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस जो है ये चर्चाओं में रहा है, तो इसको आवश्यक रूप से आप, ठीक है, पढ़ें। अभी क्या है कि ये जो बिग कैट अलायंस है ये बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अप्रैल 2023 में मैसूर में एक प्रोजेक्ट जो टाइगर है उसकी 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसको लॉन्च किया गया था, जो आपका इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, ठीक है। तो ये चर्चाओं में रहा था। भारत द्वारा वर्ष 2023 में शुरू किए गए बिग कैट जो आपका अलायंस है कि सभी संस्थापक सदस्यों द्वारा
इसको क्या है, अनुसमर्थन दे दिया गया। देखो सभी के द्वारा इसको अनुसमर्थन मिला है, ये बात एकदम सही है। इसका उद्देश्य 5 बड़ी बिल्ली, देखो 5 बड़ी बिल्ली नहीं बच्चे, इसमें 7 बड़ी बिल्ली हैं। कौन सी हैं? 7। भारत में कौन से नहीं है? जैगवार और प्यूमा नहीं पाया जाता, बाकी की जो 5 हैं वो भारत में पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। जैसे भारत में निकारागुआ, लाइबेरिया इन्होंने शब्द ने दे दिया है, तो शेर है, बाघ है, चीता है, हिम तेंदुआ है, जैगवार है, प्यूमा है। भारत में जैगवार और प्यूमा नहीं पाए जाते हैं, बाकी की 5 बड़ी बिल्लियाँ पाई जाती हैं। तो ये 7 पर है, तो दूसरा गलत है। भारत निकारागुआ, लाइबेरिया, इस्वातिनी और सोमालिया संस्थापक हस्ताक्षर करता है। तो यहाँ पर आप देखोगे 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, यूपीएस के बारे में आपसे पूछा गया है। किसके बारे में पूछा गया है? यूपीएस के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बताइएगा। इसको यूनिफाइड पेमेंट्स जो आपका सिस्टम है उसको लेकर के ये क्वेश्चन है, बताइएगा बच्चे इस पर। देखिए ये कह रहे हैं आपसे एकीकृत जो आपकी पेंशन योजना है यूपीएस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब यहाँ पर आपके समक्ष 3 स्टेटमेंट देख रखे हैं। पहला, यह योजना न्यूनतम 10 वर्षों की योग्यता सेवा के बाद 10,000 रुपये मासिक पेंशन का आश्वासन देती है, ये बात सही है। एकीकृत पेंशन योजना में सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन मतलब कि एनपीसीएस को पूरी तरह से बदल दिया गया है। देखो जो आपका दूसरा स्टेटमेंट है ये गलत है। ये केंद्र सरकार के साथ साथ आप देखोगे स्टेट गवर्नमेंट्स की भी सभी कर्मचारी जो हैं, ठीक है, राष्ट्रीय पेंशन के अनुसार उसको प्रतिस्थापित नहीं किया गया एनपीसीएस का, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और इसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक रूप से इसको प्रदान करने का प्रयास किया गया है। तो इसमें आप देखोगे दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरे स्टेटमेंट की बात कर लें, सेवानिवृत्ति व्यक्ति का जो निकटतम परिवार उसकी मृत्यु के मामले में सेवानिवृत्ति व्यक्ति द्वारा ली गई अंतिम पेंशन का 60% हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार रखता है। तो यहाँ पर पहला और तीसरा सही हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी हुआ है एकीकृत जो आपकी केंद्र, ठीक है, सरकार के द्वारा अपने कर्मचारियों को अधिसूचित नई वैकल्पिक सेवानिवृत्ति की बात की गई है। ठीक है, और इसमें 10% आप देखोगे क्या मिलता है, मूल पेंशन कोष में मूल वेतन मिलता है और महंगाई भत्ते का 10% भारत सरकार देती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 75 नंबर, 75 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। भारत में इथेनॉल मिश्रण के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इथेनॉल मिश्रण पेट्रोल कार्यक्रम जो आपका ईबीपी के तहत मिश्रण के लिए प्रयोग किया जाने वाला इथेनॉल 80% शुद्ध अल्कोहल है। देखो ये गलत है, अभी हमने क्या किया है उसको 20% की बात करी गई है। ठीक है, और इसमें जो शुद्ध अल्कोहल की जो बात हो रही है वो 99.9% शुद्ध है, और ये कह रहे हैं 80%। दूसरा है कि सरकार ने इथेनॉल मिश्रण पेट्रोल मतलब कि ईबीपी कार्यक्रम के तहत में 2025-26 तक इथेनॉल के लिए 20% आप देखोगे सम्मिश्रण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। जो पेट्रोल आपको मिलता है तो उसमें हम इथेनॉल मिलाएंगे तो उससे खासतौर पर क्या होगा, प्रदूषण कम होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे बच्चे क्या है कि आपका पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको क्या है ध्यान में रखना है। कितना है, 20% है, और कब तक रखा गया, ये 2030 तक है। ठीक है, चलिए पहले क्या था 2025-26 तक इथेनॉल को इतना था और इसको 2030 तक आगे लेकर के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए भी दूंगा जिसमें आपको इसका राइट आंसर कमेंट्स में देना है। भारत में निम्नलिखित में से किस देश के साथ ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूजिंग आप देखोगे स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी ट्रस्ट पहल पर हस्ताक्षर किए हैं, बताइएगा किसके तहत भारत ने इस पहल को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। तो ये खासतौर पर आप देखोगे संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने वॉशिंगटन की यात्रा के दौरान, ठीक है, ये ट्रस्ट पहल का योगदान को बढ़ावा दिया है। इसमें कृत्रिम, देखो इसमें खासतौर पर रक्षा की बात की गई है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात की गई है, अर्धचालक क्वांटम कंप्यूटिंग की बात की गई है, जैव प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, अंतरिक्ष, ये कई ऐसे महत्वपूर्ण उभरते हुए प्रौद्योगिकी, ठीक है, दोनों देशों के बीच में सहयोग को बढ़ावा देने का बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अमेरिका के साथ में था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन आपका 77 नंबर, देखिए भारत कतर के संबंधों में पूछा गया आपसे क्वेश्चन है और 2 स्टेटमेंट है। पहला, भारत और कतर ने अगले 5 वर्षों
में अपने द्विपक्षीय व्यापार को दुगना मतलब कि 28 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। तो ये बात एकदम सही है, इसमें तो कोई दोहरा करे नहीं है, क्योंकि आज का लगातार आप देखोगे कतर हुआ, यूएई हुआ, तो इनका जो लगातार व्यापार है भारत क्षेत्र के अंतर्गत आप देखोगे बढ़ता चला जा रहा है। इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है बच्चे। तो यहाँ पर आप देखोगे पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि दोनों देशों ने अपने व्यापार संबंधों को और मजबूत करने के लिए मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। देखो अभी भारत और इसके बीच में, जो कतर के बीच में ये कदम उठाए जाने का प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन अभी ये नहीं हुआ है कि यहाँ पर जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ हो। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। और कतर, पर्शियन गल्फ, यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चे, मैपिंग एक बार कर लेनी है इसकी, मैं आपको बता दूं। और इसके साथ साथ देखो कतर में लगभग आप देखोगे 70% जो जनसंख्या है वो नॉन वहाँ की कतर की नहीं है, वो विदेशियों की है। उसमें भारत के हैं, पाकिस्तान के हैं और श्रीलंका, बांग्लादेश के, ये 4 देशों के मूल कंट्री के निवासी हैं। 70% अलग आबादी। आप चले गए यहाँ पर कतर पे, आपको ये रियलाइज ही नहीं हो सकता कि आप भारत से दूर हैं, आपको लगेगा मैं भारत में हूँ, क्योंकि इतने नागरिक आपको भारत के मिल जाएंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश मीडियम बेटा वीडियो को पोस्ट करके इसका राइट आंसर दें, जो 71 नंबर है, 74 नंबर है, ठीक है। फिर उसके बाद में 75 का दें, 72, 76, 77 एंड 73। वीडियो को पोस्ट करें, आराम से इनका आंसर दें। इंडिया हैज़ सिग्नेस्ड दिस ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, मतलब कि ट्रस्ट इनिशिएटिव विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। तो आप बताइएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका है 78। क्वेश्चन क्या है, स्कूल ऑफ अल्टीमेट जो आपकी लीडरशिप है, जिसको कहते हैं सोल, कलेक्शन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए अब यहाँ पर कह रहे हैं कि पहला स्टेटमेंट है कि जो आपके कॉन्क्लेव का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों के नेतृत्व को अपने वास्तविक जीवन के अनुभवों को साझा करने के लिए एक साथ लाना है, ताकि युवाओं को मजबूत नेता बनाने के लिए प्रेरित व मार्गदर्शन किया जा सके। तो बात एकदम सही है, क्योंकि इसका उद्देश्य यही है कि जो स्कूल में अल्टीमेटिव जो आपकी लीडरशिप है उसमें कौशल विकास के स्तर को और ज़्यादा बढ़ावा आपको मिले, उसके मार्गदर्शन, ये सारी चीज़ें मिले। दूसरा है कि द सोल गुजरात में स्थित एक सरकारी वित्त पोषित नेतृत्व संस्थान है। तो बच्चे यहाँ पर जो हो जाएगा, ये सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे ये जो सोल है ये गुजरात के गांधीनगर गुप्त सिटी में, ठीक है, और ये जो सोल है, ठीक है, इसको ध्यान में आपको रखना है। ये निजी तौर पर है, वित्त पोषित है, ये ध्यान में रखेंगे, सरकारी नहीं है, ये प्राइवेट है। और गुजरात के कहां पर है? गांधीनगर में, ये भी ध्यान रखना है। तो यहां पर पहला स्टेटमेंट सही है, बाकी दूसरा गलत है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए, वेल्ड एंड रोड इनिशिएटिव का सही वर्णन क्या है? अब देखो बच्चे, इसका करेक्ट आंसर आपने देना है, मैं नहीं बताऊंगा इसका राइट आंसर, क्योंकि आपने कई बार इसको पढ़ा जरूर होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 79 है, इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट्स करना है, ठीक है। देखते हैं किसकी ये पॉलिसी है और कौन इसको चला रहा है, कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर देते हैं। बहुत इजी है, ये आए दिन चर्चाओं में रहता है, ठीक है। आपने साउथ चाइना सी पढ़ा होगा, 9 डैश लाइन आपने पढ़ी होगी, तो पैरासल आइलैंड भी आपने पढ़े होंगे, तो वहाँ से आप इसका आंसर निकाल के ले जाएंगे, ठीक है। समझ पा रहे हैं? मैंने हिंट्स दिया है, बट आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है 79 का, ठीक है। चलिए फिर देखिएगा 80 नंबर का क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, और पूछा गया कितने दलहन आत्मनिर्भर के लिए भारत मिशन के अंतर्गत शामिल हैं, मतलब कि कितने ऐसे जो दलहन हैं जिनको रखा गया है। देखो अभी क्या हुआ है कि भारत सरकार ने 2000 जो आपका बजट रहा है इस साल का 2000 जो आपका 25-26 का बजट रहा है बच्चे, इसमें खासतौर पर दालों पर आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किया गया है। और इसमें कई ऐसी दालें रखी गई हैं जिसमें आप देखोगे तुअर है, कौन सी है, इसमें आप देखोगे अरहर है, जी हाँ इसके अंतर्गत रखा गया है, काला चना है, ये भी बात सही है, और साथ ही साथ आप देखोगे लाल मसूर की दाल जो है, ठीक है,
ये इसके अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। और उड़द और रखा गया है, किसको रखा गया है, उड़द को भी इसके अंतर्गत रखा गया है। तो चाहे उड़द हो, अरहर हो, काला चना हो, ठीक है। और उसके साथ साथ इसी को काला चना भी कहते हैं, उड़द को ही इन्होंने काला चने के रूप में जाना। तो यहाँ पर तीनों बातें आपकी क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। और भारत को इसमें क्या करना है, आत्मनिर्भर, दालों में आत्मनिर्भर मिशन शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना में लगभग 1000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 3 दलहन फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आधारित खरीद और कटाई के बाद भंडारण समाधान में प्रदान करने का प्रयास भारत सरकार करेगी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बजट से रिलेटेड क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये 81 नंबर का क्वेश्चन बताइएगा क्या है, आपके समक्ष आपको क्वेश्चन विजिबल हो रहा है। कितने नंबर का बच्चे, 81 नंबर का क्वेश्चन। अब तो बहुत एंट्री वगैरह आपकी लग रही होंगी, आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से यूपीएससी, देखो बच्चे बहुत ही कठिन पेपर है, मैं आपको साफ बता दूं एकदम से, बहुत कठिन पेपर है। मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है इस पेपर में, आपको कंटिजेंसी एकदम से कंटिन्यूटी आपको बना करके रखनी है, मेंटली एकदम प्रिपेयर रहना है अपने आप को, ठीक है। हम करेंगे, ठीक है। और आपके साथ एजुकेशन परिवार तो है ही, ठीक है। जहाँ कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हो। लेकिन आपने चैनल को लाइक करना है, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना है और सब्सक्राइब भी करना है ना। और आपको क्लास कैसा लग रहा है, भारत के किस कोने से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आवश्यक रूप से कमेंट्स में बताना है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब यहाँ पर 3 स्टेटमेंट आपको दिख रहे हैं, ठीक है। कितने दिख रहे हैं, 3 स्टेटमेंट। पहला, यह विधेयक डिजिटल बाजार प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित करने के लिए पूर्व घटनाक्रम, मतलब कि आप देखोगे एक्सपोस्ट नियामक ढांचा का प्रस्ताव करता है। तो ये गलत है, नहीं, ऐसा नहीं है। यह आप देखोगे जो आपका कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण डिजिटल उद्यमों को पूर्व सक्रिय, मतलब कि आप देखोगे एक्स एंटिंग ढंग से विनियमित करने का अधिकार देता है। तो ये बात सही है। SSDE के निर्धारण के लिए केवल कारोबार और बाजार पूंजीकरण जैसी मात्रात्मक सीमाओं पर विचार किया जाता है। नहीं बच्चे, न केवल इन पे विचार किया जाता है, बल्कि आप देखोगे इनके तहत डिजिटल, इसमें कई ऐसे जैसे नेटवर्क आप देखोगे जो सोशल नेटवर्क को भी इसके अंतर्गत रखने का प्रयास किया गया है। इसमें मात्रात्मक मापदंडों, कारोबार, सकल व्यापार मूल्य, बाजार पंजीकरण, ठीक है, गुणात्मक मापदंडों को एकत्रित करने, तो मात्रात्मक क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की बात यहाँ पर की गई है। और इन्होंने केवल किसकी बात करी है, यहाँ पर क्वालिटी की बात करी है। तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों। तो यहाँ पर जो आपका पहला स्टेटमेंट है वो भी गलत है, थर्ड स्टेटमेंट है वो भी गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, बताइएगा। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। पहले आपसे पूछी गई जैसे प्रोजेक्ट टाइगर कब चलाया गया था, पहले बताइएगा। प्रोजेक्ट टाइगर, देखो अभी हाल ही में क्या हुआ बच्चे, क्योंकि जो पहलों में से कितनी पहलों का उल्लेख भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र वन, जो आपका UNF के 19वें सत्र के दौरान किया गया था। तो भारत ने ऐसे कई आप देखोगे जो प्रोजेक्ट थे उनका आप देखोगे उल्लेख किया था यहाँ पे। उसमें खासतौर पर इसमें 3 ऐसे हैं जिनका किया था, जैसे आप देखोगे प्रोजेक्ट टाइगर इसके अंतर्गत रखा गया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में इन्होंने इस चीज़ को रखा था। नेशनल बेम्बू जो मिशन है, जिस वो बांस से रिलेटेड है, उसको यहाँ पर नहीं रखा गया था, ठीक है। तो इसको क्या है, आपको ध्यान में रखना है। ये इसके बावजूद मंच का नहीं रखा गया, तो ये ध्यान में आपको रखना है। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, ये बेम्बू मिशन की बात नहीं की गई थी यहाँ पर, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और अभी ये जो मिशन हुआ था, एक जो मंच था UNFC का, तो इसमें UNFF का, तो ये कहाँ पर हुआ था, ये देहरादून में आयोजित हुआ गया था 2023 में। अंतर्राष्ट्रीय ऐसे संवादों की मेजबानी के दौरान वन अग्नि के प्रबंधन में सहयोगात्मक जो इवेंट की भागीदारी को वैश्विक रणनीति के रूप में निर्माण में भारत की सक्रिय भूमिका को ये दोहराने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इट नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे 83 नंबर का क्वेश्चन है बच्चे, बताइएगा। 83 नंबर का क्वेश्चन है, 83 नंबर। ये कह रहे हैं कृषि सखी कन्वेंशन कार्यक्रम, मतलब कि KSCP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब यहाँ पर 2 स्टेटमेंट आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। 2 स्टेटमेंट आपसे पूछे गए। पहला, KSCP का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण कर उन्हें पैरा एक्सटेंशन
वर्कर के रूप में प्रमाणित कर सशक्त बनाना है। बात एकदम सही है। दूसरे में कह रहे हैं कि यह कार्यक्रम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास के रूप में जाना जाता है। तो ये दोनों बातें क्या हो जाएंगी बच्चे, आपकी सही हो जाएंगी, ठीक है। और भारत के लगभग ये 12 राज्यों में है, जैसे गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, मेघालय, इन सभी क्षेत्रों में इसको शुरू किया गया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा क्या है आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इंग्लिश मीडियम, वीडियो को पोस्ट करके बेटा 78 का और 78 का राइट आंसर दें, उसके साथ साथ 81, 79, 82, 80 नंबर का 80 और 83। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 84 नंबर, वर्ष 2024 में जारी किए गए साइबरो स्पेस संचालन हेतु संयुक्त सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर दो स्टेटमेंट आपको देखे रखे हैं, अब आपको बताना है कौन सा सही है। यह सिद्धांत सेना प्रमुख द्वारा सेना कमांडरों के सम्मेलन के दौरान किया गया था, तो पहला ही गलत है। इसका उद्देश्य कमांडरों को भूमि, समुद्र और वायु जैसे पारंपरिक क्षेत्रों में साइबर स्पेस संचालन करने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करता है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ज्वाइंट जो डिरेक्शन जो आपकी डॉक्ट्रिन फॉर साइबर स्पेस ऑर्गेनाइज जो आपका ऑपरेशन था, ये चीफ ऑफ डिफेंस मतलब कि CDS जनरल अनिल चौहान, जो कि 18 जून 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, ठीक है। और इसके प्रमुख आप देखोगे द्वारा जो सेना के कमांडरों में सम्मेलन होने थे, तो यहाँ पर ये वाली बात क्या हो जाएगी, ये आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पर पहला दूसरा दोनों गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को अगर आपको नहीं पता है, करंट से है और आपने नहीं पढ़ा है, तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमें स्किप करना क्वेश्चन नहीं आता है कि किस क्वेश्चन को स्किप करें, किस क्वेश्चन को नहीं करें, ठीक है। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से ई मोबिलिटी, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स रोड मैप फॉर इंडिया के संदर्भ में आपसे पूछा गया, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। देखिए ये कह रहे हैं कि यह ऊर्जा भंडारण सामग्री पुनर्चक्रण मतलब कि EV एग्रीगेट्स जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देता है। इसका उद्देश्य है इलेक्ट्रिकल मतलब कि आप देखोगे जो व्हीकल हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल चैन, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल वैल्यू चैन में आयात पर निर्भरता को कम करना है। यह रोड मैप केवल ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया मतलब कि आप देखोगे ARAI द्वारा बाहरी मार्गदर्शन के बिना तैयार किया गया था। तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट से यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 86। हाल ही में लद्दाख की रॉक आप देखोगे जो वर्निश परतों में खोजे गए मैग्नेटोफाइल्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देखो ये लद्दाख में अभी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जो 22 तारीख को दर्दनाक एक घटना घटी, इस बार उनकी आत्मा को शांति दे। जो 22 भारत के वो 2 उसमें फॉरेनर थे वो मारे गए, आतंकवादियों का जो हमला हुआ पहलगाम वाले क्षेत्र में जम्मू कश्मीर में, मैंने वो वीडियोस देखे, वो मैंने उस पर थोड़ा सा और अपने लैपटॉप पे सर्च किया, देखा उसको और जाना, तो बड़ा ही वो घात लगाकर हमले हुए हैं बच्चे। उसके लिए भारत सरकार ने हालांकि एक्शन भी इस पर कल मैंने देखा था, मोदी जी का वो ट्वीट्स भी मैंने देखा था, ठीक है, और उसके साथ साथ जो उनकी स्पीच थी उसका भी मैंने एनालिसिस वो भी देखा था। तो ठीक है, तो आप देख रहे हैं, तो मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए आपको अगर घूमना है तो थोड़ा सा सिक्योरिटी जगह पर ज़्यादा जाना, ठीक है, बेटर रहेगा ना कि अगर आपको घूमना है तो लद्दाख वाले क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर में भी जाना है तो उस बॉर्डर वाले रीजन में ना जा करके थोड़ा अंदर वाले क्षेत्र में आप रहें, क्योंकि उसके पहले भी ये 2025 में हमला हुआ है, 2000 के आसपास भी हमला हुआ था बच्चे, वहीं उसी रीजन के आसपास, ठीक है। तो ऐसे अब तक 2 हमले हो चुके हैं वहाँ पे, ठीक है। अब ये लद्दाख वाला जो क्वेश्चन था मेरे ध्यान में आ गया, तो वो भी मेरे दिमाग पे एकदम आ गया, ठीक है। देखिएगा, तो पहला स्टेटमेंट है कि यह है सर्वेवियरेस रोवर द्वारा देखे गए मोर्टियन रॉक आप देखोगे कॉन्टिंग के साथ समानता दर्शाता है। ये मैग्नेटो
स्टैटिक्स बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न वायु चुंबक जो आपके कणों के जीवाश्म के अवशेष हैं। दोनों बातें यहाँ पर सही हैं, पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लद्दाख के रॉक वार्सिन जो आपके रहे हैं वार्निश परतों की जो खोज हुई है वो खासतौर पर मैग्नेटो फोसिल्स के संदर्भ में वो बातें सही बताती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 87 87 नंबर। ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति समूह आंध्र प्रदेश में आप देखोगे लोअर सिलेरू हाइड्रो इलेक्ट्रो परियोजना में के निर्माण में योगदान देने के बावजूद बिना बिजली के जीवन जीने के लिए आप देखोगे खबरों में थे। अब ये जो बहुत ही आप देखोगे क्योंकि यहाँ पर यह लाइट आज भी इन क्षेत्रों पे नहीं जाती है, तो ये खासतौर पर आप देखोगे जो पोरजा हैं, ठीक है, वकाटा हैं, गोंड हैं और आप देखोगे उसके साथ साथ कोंडा या फिर डोरा भी इसके अंतर्गत रखे गए। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज भी कई ऐसे क्षेत्र हैं बच्चे, ये आंध्र प्रदेश के आप देखोगे 1970 के कई ऐसे ये गांव हैं, जनजाति हैं, ट्राइब्स वाले रीजन हैं जहाँ पर आज भी इन पर जैसे हालांकि इन्होंने खासतौर पर जो आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रो प्रोजेक्ट भारत सरकार के निर्माण में योगदान देने के बावजूद अभी भी यहाँ पर अविद्युतीकरण देखने के लिए आपको मिलता है। मतलब समझ पा रहे हैं आप जिस लाइट की बात कर रहे हैं इन लोगों को आज भी लाइट नहीं प्रोवाइड होती है, समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 88 नंबर का क्वेश्चन है और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है बच्चे। ये खूबी है दृष्टि IAS के टेस्ट में, जूम करोगे तो दिखेगा नहीं, छोटा करोगे तब नहीं दिखेगा फुल क्वेश्चन। कृषि में अवसंरचना आप देखोगे विकास योजनाओं के संदर्भ में आपसे पूछा गया है, कुछ पहले हैं और कुछ उसके प्रावधान दे करके रखे हुए हैं। ठीक है, आइए एक एक करके बात करते हैं। देखो पहला है कि कृषि अवसंरचना जो कोष है ये प्रत्येक पात्र इकाई मतलब कि विभिन्न स्थानीय जो शासन और निर्देशित मतलब कि LGD कोड्स के अंतर्गत अधिकतम 25 परियोजनाओं तक लाभ प्राप्त कर सकती हैं। तो बात एकदम आपकी क्या है, सही हो जाएगी। वहीं अगर हम देखें दूसरा स्टेटमेंट तो कृषि विपणन अवसंरचना जो आपकी AMI योजना है, अगर हम इसको देखें तो ये खासतौर पर समेकित कृषि विपणन स्कीम के अंतर्गत भंडारण अवसंरचना विकास के लिए भी सब्सिडी प्रदान की जाती है। तो ये भी बात आपकी सही है। PMKY जो आपकी कोल्ड चैन योजना है बच्चे, अगर हम उसको देखें तो ये यहाँ पर क्या है, इस योजना के तहत स्टैंड जो लोन आप देखोगे कोल्ड स्टोरेज इकाइयों की फंडिंग के लिए पात्र है। नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। चौथे स्टेटमेंट की अगर हम बात कर लें, चौथे स्टेटमेंट की बात कर लें, कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना। अब देखो जो ये पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर है, UPSC ने इस पर क्वेश्चन ऐसे पूछा, निम्नलिखित से कौन सा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो यही था। राज्यों के सहयोग से 3 ऐसे वर्षों के भीतर में किसानों और भूमि का डिजिटल मानचित्रीकरण करने पर लक्ष्य प्रदान करता है। तो चौथा यहाँ पर सही है। तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा आपका गलत है। तो यहाँ पर कितने सही हैं आपको हो गए, यहाँ पर आपके 3 सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, अब ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, देखिए देखिए छठे क्वाड शिखर सम्मेलन के तहत डिजिटल बुनियादी ढांचे की पहल, अब उसके बारे में पूछा गया। जो छठा क्वाड जो सम्मेलन हुआ था उस पर पूछ रहा है। पहला है कि क्वाड के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और परियोजनाओं के सिद्धांत एक समावेशी, खुले और सुरक्षित डिजिटल भविष्य को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखते हैं। तो ये बात सही है। अब दूसरा कथन कह रहे हैं कि ये सिद्धांत भारत प्रशांत क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए समुद्र के नीचे केवल नेटवर्क निर्माण पर भी जोर देते हैं। अब क्या ऐसा है, क्या ये यहाँ पर जोर देंगे? तो आप कहोगे जी नहीं, ये जोर नहीं देते। तो यहाँ पर जो दूसरा स्टेटमेंट है ये गलत है। ठीक है, ये एक तरीके से DPI की बात करेगा, केवल की थोड़ा ही नहीं बात करेगा। ये तो डिजिटल अवसंरचनात्मक क्वाड में संयुक्त राष्ट्र के ग्लोबल डिजिटल कम्पैक्ट जैसे जिम्मेदार समावेशी डिजिटल वातावरण को बढ़ावा देना है। ठीक है, इंडो पैसिफिक दूर संचार कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। ठीक है, समुद्र के नीचे परियोजनाओं एक अलग पहल है। ठीक है, क्वाड से। तो यहाँ पर आप देखोगे जो दूसरा स्टेटमेंट है ये गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है। ये कह रहे हैं दोनों सही है, नहीं। ये कह रहे हैं दोनों सही है, नहीं।
ये कह रहे हैं पहला सही है और किंतु दूसरा सही नहीं है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश वाले बच्चे वीडियो को पोस्ट करके करेक्ट आंसर दें। 84 नंबर, 88 नंबर पढ़ें पूरा, और उसके बाद में 85 पे पढ़ें और 8 का उसका करेक्ट आंसर दें। 89, 86 एंड 87। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछे आपसे। ये पूछ रहे हैं आपसे बच्चे, ये कह रहे हैं फ्री नाराचने डेसीपियस के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। पहला कथन है कि फ्री नाराचने डेसीफियस, जिसे वर्ल्ड डंग क्रेब स्पाइडर के रूप में जाना जाता है, शिकारियों से बचने के लिए पक्षी की कीट की नकल करता है। बिल्कुल, ये पक्षी की जो आप देखो बीट है उसकी तरह ये नकल करता है, ये बात एकदम सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि ये मकड़ियाँ विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एशिया के सदाबहार जंगलों में पाई जाती हैं, तो ये गलत है, क्योंकि ये जो आपको मिलेंगे ये दक्षिण पूर्व एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया में पाया जाता है, ठीक है, जो आपका है। भारत में प्रलेखित रूप से खासतौर पर असम में, जो कि विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एशिया के सदाबहार वनों का क्षेत्र नहीं है, ठीक है। और इन्होंने क्या है, सदाबहार वनों के क्षेत्र की बात करिए यहाँ पर देखो, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है, तो राइट आंसर क्या होगा, सी, पहला सही है और दूसरा गलत है। 91 नंबर का क्वेश्चन, ये पूछ रहे हैं आपसे कि जलवायु जो वित्त है उसके बारे में आपसे पूछा गया है, ठीक है। देखिए पहला कि जो आपकी मुख्य चुनौती है वो कौन सी है, उसके बारे में अगर हम देखें तो निजी क्षेत्र के लिए पर्याप्त जो आप देखोगे निवेश को जुटाना, ऊर्जा संक्रमण फोकस की बात कर लें तो यहाँ पर ये कोयले के नवीकरण ऊर्जा स्रोतों पर आप देखोगे संक्रमण की ओर लगभग आज भी 50% हम जो एनर्जी, अभी जो लाइट में क्लास जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसमें बच्चे आज भी आप देखोगे 50% हम कोयले से ही कवर करते हैं। ग्रीन बॉन्ड की भूमिका, ये अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण के लिए एक उपकरण का काम कर सकता है, बिल्कुल ये भी बात सही है। प्राथमिक जो फंडिंग स्रोत है ये विशेष रूप से विदेशी सहायता से होता है। देखो प्राथमिक जो फंडिंग होती है बच्चे, इसमें विदेशी सहायता को सम्मिलित नहीं किया जाता है, बल्कि भारत और जलवायु वित्त को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, विदेशी सहायता नहीं होती है, इसमें देश की सहायता होती है। तो यहाँ पर पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो कितने युग्म सही सुमेलित हैं, 3 युग्म इसमें सही सुमेलित हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पूछा गया है आपसे जन योजना अभियान के बारे में। अब पूछ रहे हैं क्या, ये कह रहे हैं कि इसका उद्देश्य पंचायत विकास आप देखोगे योजनाओं पीडीपी को तैयार करने में जन भागीदारी की तीव्रता करना, बिल्कुल सही है। यह अभियान पंचायतों के सभी 3 स्तर मतलब कि ग्राम, ब्लॉक और जिला को क्रियान्वित करता है। नहीं बच्चे, ये खासतौर पर केवल ग्रामीण क्षेत्रों को औद्योगिक विकास पर केंद्रित है, ठीक है, ना कि पंचायत। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए। अच्छा एक और है। यह विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के औद्योगिक विकास को केंद्रित आप देखोगे मुख्य रूप से रहता है, तो ये बात सही है। अब देखो ऐसी स्थिति में 1 और 2 में से केवल एक सही है, परंतु एक की वो व्याख्या भी करता है, तो दूसरा वाला गलत था और आप देखोगे तीसरा वाला इसमें सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पर पूछा गया आपसे जो खाते के बारे में आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा, पूंजी खाता परिवर्तनीय के बारे में, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपने पढ़ा होगा बीओपी के बारे में, उसी में आप पढ़ते हैं कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब ये कह रहे हैं आपसे पहले स्टेटमेंट देकर के कि एसएस तारापुर समिति की सिफारिश के अनुसार भारत ने कुछ उदाहरणों को छोड़कर पूर्णतः पूंजी खाता परिवर्तनीय पर त्याग कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, आज भी हमारे यहाँ पर पूर्ण नहीं है, अल्पकालिक इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, ठीक है। आज भी हमारे यहाँ पर जो अनुपात रखा गया है वो 40:60 का है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखें। भारत वर्तमान में स्वचालित मार्ग के माध्यम से एक निर्दिष्ट सीमा तक विदेशों या विदेश निवेश या विदेश में निवेश करने के इच्छुक कॉरपोरेट्स के लिए पूर्ण पूंजी खाता अपरिवर्तनीय की अनुमति देता है। ये बात सही है, तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। चलिए तो ध्यान रखेंगे, अभी पूर्ण रूप से नहीं है, अल्प तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इकोनॉमी से पूछा गया, बताइएगा।
ये कह रहे हैं आपसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सा विकल्प आप देखोगे डोमिनो इफेक्ट का शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है। डोमिनो इफेक्ट जो होता है बच्चे, उसके बारे में आपसे पूछा गया है। यह एक श्रृंखलाबद्ध होता है, एक प्रतिक्रिया है जिसमें एक क्षेत्र या इकाई की विफलता से अन्य क्षेत्र भी असफल हो जाते हैं, जिसके व्यापक आर्थिक आप देखोगे व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। तो इसको बोलते हैं डोमिनो इफेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश वाले बच्चे 90 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दें। 93, 91, 94 एंड 92। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है आपका? ओके, और जूम कर देते हैं। लीजिए, निम्नलिखित युग्मों पर आपसे पूछा गया है, विचार करें। और 4 स्टेटमेंट आपको देखे रखे बच्चे, और पूछा जा रहा है आपसे कि वाणिज्यिक बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋण सस्ते हो सकते हैं। किससे पूछा है? ये कह रहे हैं कि यदि आरबीआई द्वारा रेपो दर में कटौती कर दी जाए। अब देखो ये क्या कर रहा है, विस्तार करना चाह रहा है, लिक्विडिटी मार्केट के अंदर ले जाएगा, तो इसके जो इफेक्ट पड़ेंगे, इसका प्रभाव क्या क्या होगा, उसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछता है। आपने आरबीआई पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसी में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ते हैं ना वहाँ पे। तो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले आप देखोगे ऋण सस्ते हो सकते हैं। उपभोक्ता व्यय और निवेश आप देखोगे मांग इसमें बढ़ सकती है, बिल्कुल मुद्रास्फीति बढ़ेगी और लोगों पर कर का बोझ बढ़ सकता है। क्यों लोगों पर कर का बोझ क्यों बढ़ेगा? क्योंकि सस्ते लोन आपको मिले रहे हैं, कम ब्याज पर मिल रहे हैं, तो लोग अधिक मात्रा में लोन लेते हैं। तो यहाँ पर चारों स्टेटमेंट सही है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ये मान लीजिए रेपो जो आपकी दर है उसमें कुछ ऐसे 50 बेसिस पॉइंट या फिर 2.5 बेसिस पॉइंट बढ़ा दें, तो इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, चलिए, ये सब इकोनॉमी की क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे आपसे। ये टेस्ट है, तो टेस्ट को टेस्ट के अनुकूल ही हम, ठीक है, ले रहे हैं। भारत में शहरी सहकारी बैंकों, मतलब कि आप देखोगे अर्बन कोऑपरेटिव जो बैंक होते हैं, उस पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट है कि संबंधित राज्य सरकारों के सहकारी समिति अधिनियम के तहत में पंजीकृत हैं, लेकिन बैंकिंग विनियमन अधिनियम के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होते हैं। ये बात एकदम सही हो जाएगा। आपने एक संस्था पढ़ी होगी नबार्ड, पढ़ी है कि नहीं? नबार्ड आपने पढ़ी होगी, तो उसी से ये आता है बच्चे, उसी से इसको वित्त पोषित, ठीक है। दूसरा है वाणिज्यिक बैंकों के विपरीत शहरी सहकारी बैंक केवल अपने सदस्यों और प्राथमिक प्राप्त क्षेत्रों को ही ऋण दे सकते हैं, आम जनता को नहीं। तो ये गलत है, ये आम जनता को भी ऋण देते हैं। तो यहाँ पर पहला सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 97, भारत में बीमा क्षेत्र के संदर्भ में आपसे पूछा गया। अब देखिएगा यहाँ पर आपसे 2 स्टेटमेंट है। पहला, भारतीय बीमा जो विनियमन और विकास प्राधिकरण जो इरडा, ठीक है, एक वैधानिक निकाय है जो कि देश में जीवन और सामान्य बीमा दोनों क्षेत्रों को नियंत्रित करता है। सही बात है। भारत में बीमा कंपनियों को निवेशकों की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अपने सभी फंडों को विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करना अनिवार्य है। अनिवार्य नहीं है, बजट जो आपका रहा है 2025-26 का, इसमें खासतौर पर आज आप देखोगे बीमा क्षेत्र के अंतर्गत 100% एफडीआई आ सकता है, इसको मंजूरी मिल गई है। तो ध्यान में रखना, पहला सही है, दूसरा गलत है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुद्रास्फीति से क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बताइएगा। मुद्रास्फीति अंतराल की अवधारणा के संदर्भ में देखो कब होगा, जब आपकी डिमांड अधिक हो जाए, सप्लाई कम हो, तो उससे जो होगा मुद्रास्फीति का अंतराल ज़्यादा हो जाएगा। मुद्रास्फीति अंतराल से तात्पर्य उत्पादन के पूर्ण रोजगार स्तर पर समग्र पूर्ति की तुलना में मांग की अधिकता से। बिल्कुल, अगर डिमांड ज़्यादा हो जाएगी और आप सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे मुद्रास्फीति अंतराल बढ़ता है। वहीं अगर हम देखें, यदि उपयुक्त राजकोषीय या मौद्रिक उपायों द्वारा संबोधित नहीं किया, तो मुद्रास्फीति अंतराल मांग प्रेरित मुद्रास्फीति को क्या कर सकता है? कारण बन सकता है। क्योंकि डिमांड मार्केट में है और आप देखोगे सप्लाई नहीं है, तो उसके प्राइस बढ़ेंगे, तो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसको कंट्रोल कौन करेगा? उसको सरकार और आरबीआई करती है मिलकर के। आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कृषि प्रसंस्करण जो आपके क्लस्टर हैं एपीसी योजना बुनियादी ढांचे के निर्माण के बारे में आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पर आप देखोगे 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है आपका, यह योजना देश में एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित
देने हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय मतलब कि MOFPI द्वारा छात्र योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत शुरू की गई थी। क्या ये बात सही है? तो आपको होगी जी हाँ, ये बात सही है, क्योंकि जो MOPI है आपका ये 2017 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है। वहीं अगर दूसरे स्टेटमेंट को देखें, यह योजना सामान्य क्षेत्र में पात्र परियोजना लागत का 35% और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पात्र परियोजना लागत का 50% अनुदान करने में भी विकल्पित करता है। तो ये भी बात आपकी सही हो जाएगी। ठीक है, दूसरा भी सही है, पहला भी सही है। यह योजना खाद्य उत्पाद को मतलब कि आप देखोगे फार्म टू मार्केट मूल्य श्रृंखला को बढ़ावा देने हेतु मेगा जो फूड पार्क है उसकी योजना का एक पूरक के रूप में भी जाना जाता है। नहीं बच्चे, क्योंकि इसमें APC योजना के तहत MF योजना का एक पूरक नहीं है, क्योंकि इसमें जो MFP योजना की 1 अप्रैल 2021 में प्रभावी रूप से बंद कर दिया गया। तो यहाँ पर आपका तीसरा गलत है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20। 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 2 सही है यहाँ पे। ठीक है, पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको विजुअल हो रहा है, बताइएगा क्वेश्चन। ये है बाजार के प्रकार और विवरण। चलिए देखिएगा, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करें, क्वेश्चन का राइट आंसर देने का प्रयास करें जितना हो सके। देखो, प्राथमिक बाजार ये कह रहे हैं बाजार वह बाजार जहां नई प्रतिभूतियां पहली बार बाजार में लाई जाती हैं उसको प्राथमिक बाजार प्राइमरी मार्केट के रूप में जाना जाता है। तो बात एकदम सही है। द्वितीय बाजार वह बाजार है जहां मौजूदा प्रतिभूतियां निवेशकों के लिए खरीदी और बेची जाती हैं। तो ये भी बात सही है। इसमें आपने VSN पढ़ा होगा। ठीक है, बॉम्बे जो आपका स्टॉक एक्सचेंज पढ़ा होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आपने पढ़ा होगा। ठीक है, मुद्रा जो बाजार होता है ये एक तरीके से दीर्घकालिक ऋण और इक्विटी उपकरण से संबंधित है। तो आप देखोगे तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि ये दीर्घकालिक नहीं होता है, ये अल्पकालिक होता है। कैसा होता है? अल्पकालिक होता है। डेरिवेटिव जो मार्केट की अगर हम बात कर लें तो ये खासतौर पर वायदा और विकल्प जैसे वित्तीय जो आप देखोगे साधनों में व्यापार होता है। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है, चौथा भी इसमें सही हो जाएगा। तो कितने सही सुमेलित हैं ये आपसे पूछा गया था, तो आपको होगा इसमें 3 सुमेलित है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश वाले विद्यार्थी वीडियो को पोस्ट करके राइट आंसर दें। 55 नंबर एंड सॉरी 55 नहीं है, 95 नंबर, 96 नंबर, 97, 98 की इधर पढ़ लेंगे, इधर पूरा ठीक है स्टेटमेंट और भी है, फिर 99 नंबर, फिर उसके बाद में 100। तो बच्चे ये आपका जो टेस्ट नंबर आप देखोगे जो आपको विजुअल हो रहा है, टेस्ट नंबर 17 आपका कंप्लीट हो गया बच्चे। ठीक है, और जो आपका फुल लाइन टेस्ट है ये, ठीक है फुल लाइन टेस्ट है। अगर आपने वो भाग इसका पहला नहीं देखा है पार्ट, तो उसको जरूर देखिएगा। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में अवश्य रूप से बताइएगा। और स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बताइएगा आपका अगर कोई डाउट है। ठीक है, तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। मुझसे बात करने के लिए आपको व्हाट्सअप नंबर भी दे दिया गया, वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, एजुकेशन वाया सिविल सर्विस के नाम की आइडिया है। बाकी का PDF आपको टेलीग्राम पर करवाया जाएगा, लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में देकर रखा है। चलिए स्टूडेंट्स, मल्ला आके पढ़ते रहिएगा, मिलते हैं किसी और क्लासेस में और आपकी CSAT के टेस्ट के साथ में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय।